हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड की। तो आज का हम लोग का चैप्टर है यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड। इससे पहले हम लोग यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट पढ़ चुके हैं। यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट में उन्होंने क्या पढ़ा था? उस चैप्टर में उन्होंने पढ़ा था किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उस चैप्टर में उन्होंने पढ़ा था कॉस्ट शीट बनाना और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना। ठीक है, कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की हेल्प से किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट कैसे निकलती, ये हम लोगों ने कहां पढ़ा था? यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट में। अब इस चैप्टर में यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड में हम लोग क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए टेंडर प्राइस निकालना, या फिर इसी का एक नाम और है कोटेशन प्राइस, या इसी का एक नाम और लिख सकते हैं हम लोग एस्टिमेटेड प्राइस। अब इनका मीनिंग क्या होता है, ये क्या होता है? ठीक है, टेंडर प्राइस क्या होता है, ध्यान समझिए। मान लेते हैं हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, तो वो ऑर्डर हम कितने में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी वो ऑर्डर हम कितने में बना करके दे सकते हैं। ठीक है, यानी उस ऑर्डर को फुलफिल करने की जो भी कॉस्ट आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेंडर प्राइस, या फिर कोटेशन प्राइस, या फिर एस्टिमेटेड प्राइस। एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं हमारी कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है? शर्ट्स बनाती है। ठीक है, मान लेते हैं दिसंबर 2023 में हमने 5000 शर्ट्स बनाई। ठीक है, कितने पीसेस बनाए शर्ट के? 5000 पीसेस बनाए। और जो हमारी कॉस्ट आई थी, कॉस्ट पर यूनिट जो आई थी, वो पर पीस आई थी, मान लेते हैं 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये पर पीस, ये हमारी कॉस्ट आई थी। ये कॉस्ट में कैसे पता लगी होगी? हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई होगी पिछले मंथ दिसंबर में, उससे क्या पता लगा होगा? हमें कॉस्ट पर यूनिट पता लगी होगी। यानी कॉस्ट पर यूनिट पता करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं जनवरी में कोई कस्टमर आया, ठीक है, जैन 2024 कोई कस्टमर आया, उसने कहा सर हमें 2000 पीसेस शर्ट बनवानी है। क्या करनी है? 2000 पीसेस शर्ट बनानी है। ये शर्ट आप में कितने में बनाकर दे देंगे? ठीक है, यानी उसने क्या किया? उसने हमें 200 शर्ट्स का ऑर्डर दिया और हमसे कहा कि ये शर्ट आप कितने में बनाकर दे देंगे, यानी 2000 शर्ट उसे कितने की पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर दिसंबर से जनवरी तक प्रोडक्ट की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आया है, यानी कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो लगते थे उसको बनाने में, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, तो जितनी कॉस्ट दिसंबर में आई थी उतनी कॉस्ट कब आएगी? जनवरी में आएगी। तो उसे हम कह सकते हैं कि हमें कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगी, मान लेते हैं 300 रुपए। उससे इतना हम कॉस्ट चार्ज करेंगे, प्लस जो भी प्रॉफिट लेना होगा। मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, यानी 300 में हम शर्ट बना रहे हैं, प्लस 30 रुपए प्रॉफिट अपना जोड़ दिया, 330 रुपए, यानी उससे हम 200 शर्ट्स बना के दे सकते हैं। 200 इंटू 330, 330 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 660। यानी अगर उससे हम 2000 शर्ट्स बना के दें, तो उससे हम 2000 शर्ट्स विद प्रॉफिट में कितने बना के दे सकते हैं? 6,60,000 रुपए में 10% प्रॉफिट लेते हुए हम बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो उसे हमने 2000 पीसेस शर्ट की प्राइस बताई, यानी जो कॉस्ट ये बताया, ठीक है, कि इतनी शर्ट से कितने में बना के हम देंगे ये अमाउंट, इसे ही हम बोलेंगे क्या? टेंडर प्राइस, या फिर कोटेशन प्राइस, या फिर एस्टिमेटेड प्राइस। ठीक है, कहीं कहीं पे इसके लिए वर्ड टेंडर यूज होता है। अब टेंडर वर्ड कहां पे यूज होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसे कोई बड़ा ऑर्डर फुलफिल कराना है। ठीक है,
तो उसके यहाँ उस कंपनी का ऑर्डर लेने के लिए कई कंपनियां क्या करती हैं, अपना अपना अमाउंट भेजती हैं। मान लेते हैं इसी कंपनी की बात कर लेते हैं, ये 2000 शर्ट्स हमने कोट किया कि हम ये बना के दे देंगे कितने रुपए में। हमारी कंपनी का नाम क्या है, XYZ लिमिटेड, हमारी कंपनी का ये नाम है। हमने कहा ये शर्ट हम बना के दे देंगे 6,60,000 रुपए में। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी भी हो, वो भी शर्ट का काम करती हो सकता है वो कह दे यही शर्ट हम बना के दे देंगे सेम स्टैंडर्ड के साथ 6,50,000 रुपए में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, ऑर्डर लेने के लिए अपना अमाउंट कोट करती हैं। तो जो अमाउंट कोट करती हैं उसे क्या बोलते हैं, टेंडर प्राइस। ठीक है, आप लोगों ने मूवीज या सीरियल्स में देखा होगा कि फला कंपनी का टेंडर मिल गया या फला कंपनी का टेंडर मिल गया। ठीक है, अक्सर मूवीज में और सीरियल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, कि उस कंपनी का टेंडर लेना है या उस काम का टेंडर लेना है। ठीक है, तो टेंडर मतलब यही होता है। ठीक है, टेंडर प्राइस मतलब किसी काम को करने के लिए हम कितना अमाउंट चार्ज करेंगे उसे हम बोलेंगे टेंडर प्राइस। और यही होती है कोटेशन प्राइस। अगर कोटेशन प्राइस का ज्यादातर यूज तब होता है जैसे आप शोरूम्स वगैरह में जाते हैं, मान लेते हैं शोरूम में कोई आप बाइक खरीदने गए। ठीक है, तो बाइक वाले से आप क्या कहते हैं कि बाइक कितने की पड़ेगी, तो बताता है आपको ये सर इतनी ये बाइक इतने की एक्स शोरूम प्लस इतना इंश्योरेंस प्लस इतना आरटीओ ये सब मिला करके आपको इतने की पड़ेगी। तो जो आपको बताता है ये सब, तो इसे ही बोलते हैं कोटेशन प्राइस। ठीक है, अक्सर आप लोग डिमांड भी करते हैं कि सर हमें कोटेशन बना के दे दीजिए। ठीक है, शोरूम वाले से कहते हैं कि आप क्या करिए, अपनी बाइक का कोटेशन बना के दे दीजिए। आप कई शोरूम विजिट करते हैं जहां पे आपको कोटेशन सबसे कम मिलती है, यानी जहां पे बाइक आपको सबसे सस्ती पड़ती है, आप वहीं से परचेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता है, एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपने अभी 2000 पीसेस का अमाउंट निकाला, क्या ये बनके तैयार है, नहीं बनके तैयार है। ये आपके पास जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उनके बेसिस पे आपने बनाया कि अगर हम 2000 शर्ट बनाएंगे तो उसकी इतनी लागत आएगी, हम आपको इतने बना के दे सकते हैं, क्योंकि पूरा एस्टिमेट है, इसीलिए इसे एस्टिमेटेड प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अगर चैप्टर में किसी क्वेश्चन में अगर टेंडर प्राइस पूछा गया है या कोटेशन प्राइस या एस्टिमेटेड प्राइस, तीनों का मीन सेम रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें ऑर्डर साइज दिया रहेगा। ठीक है, उस ऑर्डर साइज के लिए क्या अमाउंट चार्ज होगा या उसकी क्या लागत आएगी वही हमें फाइंड आउट करना होगा। इनडायरेक्टली हमें हर क्वेश्चन में टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस या एस्टिमेटेड प्राइस से फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये बेसिक समझ में आ गया है तो इसी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये टेंडर प्राइस कैसे निकलेगा। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ था द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द कॉस्टिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2010। ठीक है, हो सकता है आप में ईयर कुछ और दिया हो, बुक अगर नई पुरानी होगी तो उस हिसाब से ईयर चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमें कुछ डेटा दिया हुआ है एक फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। ठीक है, 3 मंथ का डेटा दिया हुआ, 3 मंथ कंप्लीट कब हो रहे हैं, 3 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 2010, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने किसी फैन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम चला। उन 3 महीनों में क्या क्या खर्चे आया, क्या क्या कॉस्ट आई, वो दी हुई है। पहले दी हुई है कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 2010। देखिए, क्योंकि मंथ कंप्लीट हुआ था कब, 31 दिसंबर को, यानी 3 मंथ का दिया था, यानी स्टार्ट कब हुआ होगा, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी जो 1 अक्टूबर का स्टॉक हो गया वो हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो लिखा है कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 2010। ठीक है, तो यानी ये दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये कितना दिया हुआ है, नील दिया हुआ है। फिर लिखा है कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010 20,250, 20,250 का दिया हुआ। ये क्या दिया है, ये फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। दोनों का ट्रीटमेंट आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे हम लोग। आगे दिया हुआ था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 अक्टूबर 2010, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, 5,000 रुपए का दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर 2010, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये 3,500 का दिया हुआ। उसके बाद दिया फैक्ट्री वेजेस, इनडायरेक्ट चार्जेस, मटेरियल परचेज, सेल्स, सबके अमाउंट दिए हुए हैं। ठीक है,
फैक्ट्री वेजेस का दिया हुआ था 75,000 रुपए, इनडायरेक्ट चार्जेस का 12,500, मटेरियल्स परचेज का 32,500 और सेल्स का 1,12,500। सारी सिंपल चीजें दी हुई, आपको पता है सबका ट्रीटमेंट क्या होता है। आगे दिया हुआ है द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 3 मंथ वाज 3,000। जो 3 महीने मैन्युफैक्चरिंग का काम चला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीने में कितने पंखे बनाए गए हैं? तो इन 3 महीने में 3,000 पंखे बनाए गए हैं। ठीक है, आगे लिखा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर फैन। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है कॉस्ट पर फैन शो करते हुए, एंड द प्राइस टू बी कोटेड फॉर 750 फैंस, और 750 पंखों के लिए क्या कॉस्ट पड़ेगी ये कोट करना है। टू रियलाइज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वाज रियलाइज्ड ड्यूरिंग द 3 मंथ, यानी 750 पंखे के लिए क्या करना है, अमाउंट कोट करना है कितने का पड़ेगा, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेते हुए जितना प्रॉफिट प्रीवियस 3 मंथ यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो प्रॉफिट लिया गया, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे 750 पंखों के लिए क्या कॉस्ट पड़ेगी या क्या सेल्स प्राइस आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में 3 महीने का डेटा दिया हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में टोटल 3,000 पंखे बनाए गए हैं। उन पंखों को बनाने में कितने खर्चे आए वो दिए हुए थे, तो उनकी हेल्प से हम लोग 3,000 पंखों की कॉस्ट निकाल लेंगे और साथ में कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद हमें 750 पंखों के लिए कॉस्ट कोट करनी है कि हम 750 पंखे का बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे। ठीक है, अगर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेते हैं जो प्रीवियस 3 मंथ में था, तो उसके हिसाब से 750 पंखों की कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग एक कॉस्ट शीट 3,000 पंखों के लिए। तो लिख लीजिए कॉस्ट शीट, फॉर्मेट पता है आपको, पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, सभी लोग बना लीजिए। चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप लोग बगैर स्किप के कंटिन्यूसली क्वेश्चन को देखेंगे, चैप्टर को रेगुलर बेसिस से पढ़ेंगे, तो चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट था वैसे ये भी है। ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया अमाउंट, ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे लिख देते हैं हम लोग आउटपुट। आउटपुट कितना था हमारा 3,000 पंखे। ठीक है, 3,000 फैंस लिख सकते हैं, 3,000 यूनिट्स लिख सकते हैं। टाइम पीरियड कितना था, टाइम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टाइम पीरियड 3 मंथ का। ठीक है, तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्राइम कॉस्ट। उसके लिए चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन में मटेरियल परचेज दिया हुआ था। ठीक है, और उससे पहले दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 5,000 रुपए का, ये आ गया 5,000। इसमें ऐड करेंगे, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कुछ स्टॉक हमारे पास पहले से था, कुछ हमने परचेज किया। कितना परचेज किया है, परचेज किया हम लोगों ने 32,500, 32,500। ठीक है, कुछ स्टॉक बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया है 3,500। इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने में कितना आएगा 34,000। ये दोनों ऐड होंगे
32 5 37 37 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 37 माइनस 3 34, ये क्या आ गया, ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि हमने कितने का माल कंज्यूम किया, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री वेजेस दिए हुए थे कितने के, 75,000, लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए फैक्ट्री वेजेस के बाद दिया हुआ था इनडायरेक्ट चार्जेस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए तो इन्हीं को हम लोग ऐड कर लेंगे। 1,09,000, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट चार्जेस सारे एक साथ दिए हुए हैं, यानी फैक्ट्री के ऑफिस के एक साथ दिए हुए हैं, तो सीधे लिखेंगे ऐड इनडायरेक्ट चार्जेस। इनडायरेक्ट चार्जेस कितने के दिए हुए थे, ये दिए हुए थे 12,500। ऐड करिए, 12 8 20 1 21, 1,21,500, 1,21,500, ये क्या आएगा। ठीक है, नॉर्मली प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आती है, वर्क कॉस्ट आती है, उसके बाद हम उसे ऐड करते थे क्या, ऑफिस, तब आता था सीओपी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिए हुए थे डायरेक्ट चार्जेस, यानी इसमें फैक्ट्री के भी हैं और ऑफिस के हैं, यानी ये डायरेक्ट आ गया क्या हमारा, सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सीओपी में हम लोग क्या ऐड करते थे, सीओपी में हम लोग ऐड करते थे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और लेस करते थे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया फिनिश गुड का, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था नील, क्लोजिंग स्टॉक दिया था 20,250, ये नील दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 20,250, माइनस कर देंगे, 21 माइनस 20 1 बचा, 250 बचेगा, तो यानी 1,01,250। ये क्या आ गया, ये आ गया COGS, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि अदर कोई एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं तो यही क्या बन जाएगी हमारी, यही बन जाएगी टोटल कॉस्ट। क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट, और मिल जाएगी हमें सेल्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था, नहीं प्रॉफिट नहीं दिया था, बट सेल दी हुई थी, सेल दी थी 1,12,500, सेल दी 1,12,500, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 11,250। ठीक है, 11,250। ठीक है, सबको क्लियर है इतना। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि सेम यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट की तरीके से है, उसमें हम लोगों ने कई क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग हर स्टेप पे 3000 से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग को हर स्टेप में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो हमें कॉस्ट बतानी होती है वो बतानी होती है सीओपी की बेसिस पे, क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट कितनी आई है, 1,21,500। जो ये दिए हुए ये ऑलरेडी बने हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यानी बनके तैयार है, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यानी बनके तैयार जो स्टॉक है उसका ओपनिंग क्लोजिंग है। यानी जब भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पूछी जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, सीओपी जो कॉस्ट पर यूनिट आती है वही क्या होती है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद उनका सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं तो हम लोग देखेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग नहीं दिए हुए थे तो यही सीओपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट
पर यूनिट हो जाएगा। तो हम डिवाइड करते हैं 1,21,500 डिवाइड बाई 3,000, तो यह आ गया 40.50। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, यहां पे भी सेम कॉस्ट आएगी, कितना 40.50। ठीक है, किसी को दिक्कत? उसके बाद सेल्स प्राइस दी थी 1,12,500। अब देखिए हमने बनाई थी 3,000 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ जुड़ा था कुछ घटा था। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कितनी यूनिट जुड़ी कितनी यूनिट्स घटी, तो हम लोग सेल्स प्राइस पर यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ जुड़ा है और कुछ घटा है। कितना स्टॉक घटा है, यानी ये जो कॉस्ट थी ये थी कितनी यूनिट्स की थी? ठीक है, ये थी 3,000 यूनिट्स की। ठीक है, यहां पे कुछ क्लोजिंग स्टॉक घटा। ठीक है, ये बची ये कॉस्ट, और यहां पे इसको हमने डिवाइड कर दिया 3,000 से। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया जा रहा है, किसका ओपनिंग और क्लोजिंग? फिनिश गुड का, तो उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, अगर आपको चेंजेस नहीं पता है तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हमें क्वेश्चन के लिए सिर्फ क्या चाहिए? सीओपी चाहिए, यानी कि सीओपी पर यूनिट। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करने के बाद क्या होती है? यूनिट्स चेंज हो जाती हैं। हमें बताना क्या था? हमें बताना था 750 यूनिट्स के लिए क्या कोटेशन प्राइस, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेते हुए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। आप चाहें तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकाल सकते हो, चाहे तो ऑन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सेल के साथ निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अगर कॉस्ट पे निकालते तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसका यूज कर लीजिए। प्रॉफिट दिया था 11,250, सेल दी थी 1,12,500, 1,12,500 इंटू 100। ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, 11 25 11 25 10, यानी क्लियरली आ जाएगा 10%, क्योंकि ये देखने से मालूम पड़ रहा था कि ये अमाउंट इसका क्या है 10%, इसीलिए मैं सेल पे निकाल दिया। आप लोग चाहें तो कॉस्ट पे भी निकाल सकते हो, उसका कोई इशू नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट showing cost for 750 फैंस। 750 पंखों की कॉस्ट शो करते हुए स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक पंखे को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही थी? 40.50। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 750 इंटू 40.50, 750 इंटू 40.50, 30,375, 30,375, 30,375। ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया था? 10% ऑन सेल्स, बट यहां पे सेल पता नहीं है, पता हमें क्या है? कॉस्ट पता है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पे पता हो? सेल पे पता हो, और सेल ना पता हो,
तो उस केस में प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट। ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट दिया हो सेल पे बट सेल ना पता हो तब ऐसा करना है। क्या लगेगा फॉर्मूला? कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट। तो यहां पे कॉस्ट क्या थी? 30,375 अपॉन 100 माइनस रेट कितना था? 10 इंटू 10। फिर 30,375 डिवाइड बाई 90 इंटू 10। सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 9 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3375, यानी 3375। यहां लिख दीजिए 3375। ऐड कर दीजिए 30,375 में तो आ जाएगा 33,750। 33,750 ये आ गई हमारी सेल्स। ठीक है, अगर कॉस्ट पर यानी सेल्स प्राइस पर यूनिट बताना हो, सेल्स प्राइस पर यूनिट यानी पर फैन बताना हो, तो सिंपल सा तरीका 33,750 डिवाइड बाई 750 45, यानी उन्हें 45 रुपीज पर फैन दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अगर आप लोग चाहें तो जैसे हमने यहां प्रॉफिट ऑन सेल निकाला, आप लोग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे होता? मान लेते हैं अगर हम लोग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाला होता तो उस केस में कॉस्ट कितनी होती? कॉस्ट थी, यहां पे कॉस्ट थी 1,01,250 और प्रॉफिट था ये। तो प्रॉफिट था, यहां पे लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मैं क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट दिया था 11,250 अपॉन 1,01,250 1,01,250 इंटू 100। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 11,250 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,01,250। सॉल्व करने पे आया 11.11। 11.11 आगे 11 तक दिया हुआ है, ये परसेंटेज आएगा। यानी कि कॉस्ट अप्लाई करना होता तो कितना लगाते हैं हम लोग? 11.11। सॉल्व कर लीजिए। जैसे कॉस्ट दी थी 30,375 इंटू 11.11 निकालते तो आता 3,374.66। राउंड ऑफ करते तो यही आता। ठीक है, तो यानी अगर आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकाल लें या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरीकों से हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, बस जो भी तरीका आप यूज करें उसको कायदे से समझ लें। ठीक है, जो आपको आसान लगता हो, ये आसान लगता हो तो ये लगाइएगा, ऑन कॉस्ट आसान लगे तो ऑन कॉस्ट लगाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।